नमस्कार सभापति महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देश भर में जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनका एक प्रश्न आज बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। 25 लाख टीचर्स का भविष्य इस पे निर्भर है। टीएटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नामक टेस्ट आरटीई लागू होने के बाद, राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद तैयार किया गया और देश भर में 53 साल से जो नीचे है उनके सभी को इसका टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा निर्णय केंद्र शासन के माध्यम से दिया गया। और आज ऐसी स्थिति है कि 25 लाख लोगों का भविष्य इस पे निर्भर कर रहा है, बच्चों का भविष्य इस पे निर्भर कर रहा है। कोर्ट में कुछ लोग गए हुए हैं जिसके माध्यम से अगर ये कोई शिक्षक वहां पे इस एलिजिबिलिटी में पास नहीं होते तो उनको बरतरफ करने का निर्णय केंद्र सरकार के माध्यम से लिया गया है और कोर्ट में जाने की वजह से एक लॉक हो गया है, डेडलॉक हो गया है। मैं गुहार करना चाहूंगा केंद्र सरकार से, ये सारे शिक्षक अपने अपने स्थानिक टेस्ट पास होके वहां पे रिक्रूट हुए हैं, तो केंद्र सरकार इनकी पार्टी बन के यहाँ जिसमें जाए, जिसके माध्यम से हर एक के क्षेत्र में ये हर समस्या मैडम आई हुई है। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट में एफिडेविट लेके इन लोगों पे अन्याय ना हो, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले और उनको राहत देने का काम करे। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मैं जो माड़े जी ने बात कही है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से जिस तरह से टीईटी के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में है। सभापति जी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आने के बाद ये तय हुआ कि टीईटी की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा, लेकिन उससे पहले के लिए प्रावधान रहा कि जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किए या नहीं किए, या उस समय की जो सेवा शर्तों के अनुरूप जो नियुक्ति मिली है उसी के अनुरूप वो सेवाएं करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला, मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, ये केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का भाव है। सभापति जी बात पूरी आने दिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती परेशान है। इससे मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके संविधान। हम आपको लोकसभा की कार्रवाई 30 जुलाई की कार्रवाई है और लोकसभा में संसद के जो नियम होती है 377 के तहत लोकसभा के सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। याद रखिएगा, अपनी बात लोकसभा के सदन में जब पीठासीन अधिकारी, चाहे स्पीकर हो चाहे सभापति हो, कोई भी हो, नाम पुकारते हैं और उसके बाद में वो सदस्य खड़े होकर जो है 250 शब्दों का, याद रखिएगा 250 शब्दों के वो जो बात है, जो इम्पॉर्टेंट बात है, पब्लिक इंटरेस्ट का विषय है, उसको वो रखते हैं। याद रखिएगा, तत्काल में इसका उत्तर नहीं आता है, बल्कि संबंधित मंत्री बाद में संबंधित सांसद को इसका जवाब भेज दिया जाता है। ये शून्यकाल भी नहीं है, ये 377 का नियम है जो पटल पर रखा जाता है। यानी कि लिखित सूचना सांसदगण देते हैं और यदि वो एक्सेप्ट हो जाता है तो सदन के अंदर में एक एक करके पुकारा जाता है। आप लोगों ने ये इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सदन में यानी कि 30 जुलाई को 377 नियम के तहत जो सांसदगण ने जो बात कही है वो दिल को छू जाएगा। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात रखे हैं, इसको पहले सुन लीजिएगा। आपने सुन लिया। नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर बेड़ुदर रौतिया।
साथियों, 30 जुलाई को देश की संसद लोकसभा में एक ऐसा मुद्दा गूंजा जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला दी है। आज हम बात कर रहे हैं उन 25 लाख शिक्षकों की जिनके सिर पर अचानक नौकरी से निकाले जाने की तलवार लटक गई है। संसद में अलग अलग सांसदों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस भीषण अन्याय के खिलाफ आज आवाज उठाई है। आखिर क्यों दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों को अचानक टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक डेडलॉक की स्थिति बन गई है? आज के इस विशेष मास्टर क्लास में हम लोकसभा की कार्रवाई का विधिक विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि कानून की नज़र में यह फैसला क्यों त्रुटिपूर्ण है और इन 25 लाख परिवारों को बचाने का संवैधानिक रास्ता क्या है। इन वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह सिर्फ शिक्षकों की नहीं बल्कि देश के न्याय की लड़ाई है। दोस्तों, संसद में माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी ने और अन्य सांसदों ने जिस आंकड़े को सदन के पटल पर रखा वह डराने वाला है। पूरे देश में 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक आज असुरक्षा और भयंकर मानसिक तनाव में जी रहे हैं। जरा सोचिए, जो शिक्षक बच्चों का भविष्य संवारते हैं आज उनका ही भविष्य अंधकार में है। ये वे शिक्षक हैं जो 20-25 सालों से सुदूर ग्रामीण इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ियों में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। जब ये नियुक्त हुए थे तब इनकी नियुक्ति पूरी तरह से वैधानिक थी, उस समय के नियमों और योग्यताओं के आधार पर हुई थी। इनमें कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं थी। लेकिन आज एक झटके में लाखों परिवारों की आजीविका पर संकट आ गया है। अगर ये शिक्षक स्कूल से बाहर हो गए तो उन लाखों करोड़ों गरीब बच्चों का क्या होगा जो पूरी तरह इन शिक्षकों के भरोसे हैं। यह केवल रोजगार का संकट नहीं है, यह देश के बेसिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ढहने का संकेत है। दोस्तों, अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर जो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान और न्याय प्रणाली का एक बेसिक सिद्धांत है कि नियमों को रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जाना चाहिए। माननीय लालजी वर्मा जी ने संसद में साफ कहा कि भारत का राजपत्र है 25 अगस्त 2010 को जारी हुआ, जिसमें कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने के लिए टेट की अनिवार्य किया गया। यह नियम 2010 के बाद होने वाली भर्तियों पर लागू होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, जो शिक्षक 2009 के शिक्षा अधिनियम आरटी और 2010 के राजपत्र से 10, 15 या 20 साल पहले नियुक्त हो चुके थे, उन पर यह कानून जबरन थोपा जा रहा है। जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन की तब टेट जैसी कोई शर्त अस्तित्व में नहीं थी। वीजीसी नेट का उदाहरण देखिए, जब डिग्री कॉलेजों के लिए नेट अनिवार्य हुआ तो पहले से पढ़ा रहे प्रोफेसरों को इससे छूट दी गई। फिर प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों के साथ में यह दोहरा मापदंड अन्याय क्यों? माननीय सांसद ओम प्रकाश जी ने सदन में एक बहुत ही सटीक और अकाट्य तर्क पेश किया। उन्होंने तुलना की देश के सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा से। जब कोई उम्मीदवार आईएएस और पीसीएस की परीक्षा पास करता है तो वह एक बार परीक्षा देता है। अपनी पूरी सर्विस के दौरान बीच करियर में उनसे यह नहीं कहा जाता है कि नियम बदल गए हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए दोबारा यूपीएससी पास करके दिखाओ। शिक्षकों की नियुक्ति भी एक बार उनके तात्कालिक क्वालिफिकेशन के आधार पर होती है। अगर बीच में कोई नियमावली बदलती है तो वह हमेशा नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। एक शिक्षक जिसने अपनी जिंदगी के 25 साल शिक्षा विभाग को दे दिए, क्या उसे 50 से 55 साल की उम्र में एक नई पात्रता परीक्षा देने के लिए मजबूर करना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ नहीं है? प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नियम और गरीब किसानों के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए दूसरा नियम, यह संविधान का अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार के मूल भाव के खिलाफ है। दोस्तों, इसे एक और लीगल उदाहरण से समझते हैं जो सीधे हमारे वकालत और न्यायपालिका के पेशे से जुड़ा है। सदन में बहुत ही मार्मिक तर्क दिया गया। अगर कोई वकील अपनी वकालत और अनुभव के दम पर जज बन जाता है और 20 साल बाद उससे कहा जाए आप फिर से एलएलबी की परीक्षा पास करिए तभी आप जज बने रहेंगे,
तो क्या यह न्याय होगा? यह निश्चित रूप से घोर अन्याय है। यही अन्याय आज 25 लाख शिक्षकों के साथ में हो रहा है। एक शिक्षक अपनी योग्यता साबित करके स्कूल में दाखिल हुआ। उसने दशकों तक बच्चों को पढ़ाकर अपना जुडिशियल माइंड, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड साबित किया है। अब रिटायरमेंट के करीब पहुंचकर उस अनुभव को शून्य मानकर एक कागजी परीक्षा यानी कि टेट के आधार पर उनकी योग्यता आंकना पूरी तरह से गैर तार्किक है। अनुभव को अदालत में ये शिक्षक पहले ही डिस्टिंक्शन के साथ में पास हो चुके हैं। दोस्तों, शिक्षण कोई रोबोटिक काम नहीं है, यह एक कला है जो अनुभव से निखरती है। सांसदों ने सदन में स्पष्ट किया कि शिक्षक की योग्यता केवल एक लिखित परीक्षा से नहीं आंकी जा सकती। उसका असली मूल्य उसके अनुभव, उसकी समझ और विद्यार्थियों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से तय होता है। ये शिक्षक किसी अमीर घरों से नहीं आते, ये गरीब और किसानों के बेटे बेटियां हैं। इन्होंने अपने निष्ठा और कुशल शिक्षण कौशलों के दम पर बिना बिजली, बिना बेंच डेस्क वाले भूमिहीन स्कूलों में भी बेहतरीन नागरिक तैयार किए हैं। आज जब ASER की रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 5वीं के बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते, तब हमें अनुभवी शिक्षकों को बाहर निकालने का नहीं, बल्कि उन्हें सिस्टम में बनाए रखने की आवश्यकता है। 30 साल की ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में की गई सेवा का वजन एक सिंगल एलिजिबिलिटी टेस्ट से कहीं ज़्यादा भारी होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह नौबत आई क्यों? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया वह उन साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर दिया जो सरकार ने कोर्ट के सामने रखे। लोकसभा में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि यह पूरी स्थिति केंद्र और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी का परिणाम है। सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से एफिडेविट दाखिल नहीं किया और न ही मजबूती से यह पक्ष रखा कि पुराने शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं हो सकता है। यह प्रशासनिक गलती है और प्रशासन की इस भारी गलती का भार आज गरीब शिक्षकों पर थोपा जा रहा है। सरकार अदालत में कमजोर पड़ी और सजा 25 लाख शिक्षकों को मिल रही है। सांसदों ने मांग की है कि केंद्र सरकार खुद पार्टी बने, जिम्मेदारी ले और एफिडेविट दाखिल करके इस 1.5 लाख को खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जो अब कानूनी रास्ता क्या बचता है? जब न्यायपालिका के किसी फैसले से बड़े पैमाने पर जनहित प्रभावित होता है, तो संसद के पास यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर उस स्थिति को सुधारे। सदन में सभी सांसदों ने एक स्वर में मांग की है कि सरकार तत्काल एक अध्यादेश लेकर आए या संविधान या RT एक्ट में संशोधन करे। इस कानून में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए कि 2010 से पूर्व नियुक्त कार्य शिक्षकों को टेट परीक्षा से स्थायी वैधानिक छूट मिलेगी। यह कोई भीख नहीं है, बल्कि उनका अधिकार है। लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है और अगर 25 लाख परिवारों के रोजगार और करोड़ों बच्चों की शिक्षा को बचाना है, तो सरकार को बिना देरी किए यह अध्यादेश पारित करना ही होगा। दोस्तों, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सितंबर 2025 की डेडलाइन और आगे 2028 तक के अनुपालन के दबाव के कारण शिक्षकों की नौकरी पर एक टिक टिक करता है, टाइम बम लगा हुआ है। अगर तय समय में टेस्ट पास नहीं किया तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। कानूनी रूप से ऐसी असाधारण परिस्थितियों में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने की असीम शक्तियां देता है। लेकिन जब तक सरकार अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं करती, तब तक यह तलवार लटकनी होगी। शिक्षकों को जो वर्तमान संरक्षण प्राप्त है वह बहुत ही कमजोर स्थिति में है। इसलिए डेडलाइन खत्म होने से पहले एक मजबूत विधायी ढाल का निर्माण करना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी शिक्षक को उसकी गरिमापूर्ण नौकरी से बेदखल न किया जा सके। साथियों, जो कल लोकसभा में उठी यह आवाज़ सिर्फ शुरुआत है। यह स्पष्ट हो चुका है, कानूनी रूप से, तार्किक रूप से और नैतिक रूप से जीत शिक्षकों की ही होनी चाहिए। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट रूम या संसद के अंदर नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों को एकजुट होना होगा। यह डबल इंजन की सरकारें हो या कोई और, जन दबाव और कानूनी एकजुटता ही उन्हें अध्यादेश लाने पर मजबूर कर सकती है।
अपने हकों के प्रति जागरूक रहें। इस वीडियो और इस विधिक विश्लेषण को हर उस शिक्षक और नागरिक तक पहुंचाएं जो इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। हम लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स चैनल के माध्यम से आपकी कानूनी लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़े हैं। संगठन में ही शक्ति है और कानूनी जागरूकता ही हमारे सबसे बड़े हथियार है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संभाजीराव माने जी। नमस्कार सभापति महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देश भर में जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनका एक प्रश्न आज बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। 25 लाख टीचर्स का भविष्य इस पे निर्भर है। टीएटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नामक टेस्ट आरटीई लागू होने के बाद, राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद तैयार किया गया और देश भर में 53 साल से जो नीचे है उनके सभी को इसका टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा निर्णय केंद्र शासन के माध्यम से दिया गया।